हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं सोच रही थी आप लोगों को लाइव पढ़ा दूं, लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताने वाली हूं। आपको मैंने पहले से ही सल्तनत कालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको दो वंश के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। एक तो आपका है गुलाम वंश, दूसरा है आपका खिलजी वंश, ठीक है। और ये आपका जो तीसरा शुरू हो रहा है ये हो रहा है तुगलक वंश। तो गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज ये थर्ड आपका टॉपिक है तुगलक वंश। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश जो है खिलजी वंश के बाद आया था। हमेशा की तरह स्टोरी की तरह सुनिए, और मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें बता रही हूँ, स्टोरी के माध्यम से सुनिए। तो ये जो तुगलक वंश है ये हमारे खिलजी वंश के बाद आया। और आपको पता है जो सल्तनत कालीन भारत का इतिहास है ये हमारी दिल्ली में हुआ था। सल्तनत दिल्ली में सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो दिल्ली में इसका संस्थापक, इसकी जो व्यवस्था है वो दिल्ली में हुई थी। इसी तरीके से जो खिलजी वंश है इसके बाद हमारा जो तुगलक वंश आया वो दिल्ली के तुगलक वंश सत्ता में आए। और इन्होंने अपने जो तुगलक वंश है इन्होंने सल्तनत के यानी जो हमारे सल्तनत कालीन भारत है उसके इतिहास और संस्कृति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने कई सारी नदियों, कई सारे समुद्रों का निर्माण किया है। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे महलों का निर्माण किया, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था दी है वो हमारी कृषि के बारे में दी है। कृषि को बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान हुआ है हमारे तुगलक वंश की वजह से। कई सारे सिंचाई के जो यंत्र होते हैं उनका भी इन्होंने निर्माण किया। इसके साथ साथ सिक्कों को भी निर्माण किया इन्होंने, और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे मस्जिद, मंदिर, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, कई सारी इमारतें बनाई हैं, और आर्थिक स्थिति में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर सुझाव दिया। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में शुरू करते हैं। तो तुगलक वंश के बारे में शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर अभी अभी आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश ये हमारा खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक सत्ता में आया, ठीक है। तुगलक वंश ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक बहुत बड़ा यानी एक महत्वपूर्ण काल का गठन किया है, महत्वपूर्ण समय का गठन किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कारखानों या फैक्ट्रियों की स्थापना के कारण जहां आर्थिक जीवन में तेजी आई, वहीं नहरों के निर्माण से कृषि सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। यानी तुगलक वंश ने हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि दिखाई है। इन्होंने बहुत सारे कारखानों, बहुत सारी फैक्ट्रियों की स्थापना की, उनका निर्माण किया, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो तेजी से बढ़ती गई। इसके साथ साथ इन्होंने नहरों का भी निर्माण किया। नहर के निर्माण की वजह से जो हमारी खेतों के लिए जो सिंचाई की जाती थी उसमें बहुत सारी सुविधा प्राप्त हुई, ठीक है। इन्होंने अंतर्देशीय तथा समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। यानी जब इन्होंने नदियों, नहरों का निर्माण किया, जिससे हमारे जो समुद्री व्यापार जो थे, यानी जो समुद्र से जो भी चीज़ें एक इस देश से दूसरे देश में लाई जाती थी, वो सारी चीज़ों में, व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके कारण शहरीकरण की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ हुई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने शहरी केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों का भी प्रसार हुआ। यानी इनके काल में जो हमारे शहरी केंद्र थे, हमारे स्कूल थे, हमारी मस्जिद थी, और कई सारे सार्वजनिक भवन जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, उनका भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उनका भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ते हैं। यानी तुगलक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने या इस पर शासन किया, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि जो हमारे हमारा खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश के बाद हमारा कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत कालीन पर? तुगलक वंश की स्थापना हुई, तुगलक वंश का शासन चला, और इन्होंने कई सारे कारखानों, फैक्ट्रियों की स्थापना की। इसके साथ साथ हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें वृद्धि दिखाई दी। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे नदियों, नहरों का निर्माण किया, और स्कूल, मस्जिद, ठीक है, केंद्रों को और सार्वजनिक भवनों को बनवाया, जिससे कई सारे लाभ लोगों को मिले, ठीक है। अब तुगलक वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमेशा की तरह हम पढ़ते आते हैं, तो पहला जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था पहला शासक? पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसका नाम गाजी मलिक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश का संस्थापक है।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक और गयासुद्दीन अलग नहीं है, इनका नाम है अलग, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा। यानी जब उसे सिंहासन पर बैठाया गया तो उसको एक नाम दिया गया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन नाम था वो था गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है वो क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ समय शासन करने के बाद 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी 5 साल तक इसने अपना शासन किया। कहाँ पर? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने अपना शासन किया और 5 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनका बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था जिसका। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राजगद्दी पर बैठा। किसके बाद? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक वो राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत और अधिक सुदृढ़ हुई। तुगलक के अधीन जो दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा अधिक सुदृढ़ हुई। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। यानी जो तुगलक के अधीन जो दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हुई और बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जो बाहरी क्षेत्र थे उनको सल्तनत के अकॉर्डिंग सीधे नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो एक राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत क्या था? किला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया है जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये हमारे क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, ठीक है। अपने पिता यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। हालांकि कुछ इतिहासकारों द्वारा उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया। लोगों का मानना था कि जो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई है, ऐसा लोग कहते थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान राजस्व के दैवीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास करता था। उदार नीति का पालन करते हुए उसने जाति, उसने पंथ या धर्म से परे अधिकारों की नियुक्ति की। यानी ऐसा नहीं कि अगर मुस्लिम जाति का नहीं है तो उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ठीक है। वो मुस्लिम पंथ का नहीं है, वो मुस्लिम धर्म का नहीं है, मुस्लिम की जातियों का नहीं है तो उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उसने अपने धर्म, अपनी जाति, अपने धर्म के परे यानी उसके अलावा भी यानी हिंदू लोगों को, मतलब अलग जाति के, अलग धर्म के लोगों को भी क्या किया? नियुक्ति का अधिकार दिया, ठीक है। उसने अपनी हिंदू प्रजा के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। यानी उसकी जो हिंदू प्रजा थी, यानी अपनी जाति, अपनी जो उसकी जो खुद की जो जाति थी, उस जाति से जो अलग जातियां थी उनसे जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, ना ही उसने हिंदू प्रजा के साथ भी कोई भेदभाव किया। सभी से मिलजुल करके उसने अपने शासन को चलाया, ठीक है। उसने विजय की नीति अपनाई और खुरासान, नगरकोट, कराजाल, ठीक है, मेवाड़, तेलंगाना और मालाबार में अभियान दल भेजे। कई एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। उसका साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे व्यापक था। यानी जो मध्यकालीन सुल्तान थे उनसे सबसे ज़्यादा व्यापक उसका राज्य था, ठीक है। उसका जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा व्यापक, सबसे ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। उसने बेगमपुरी मस्जिद के साथ साथ जहाँपनाह का शाही निवास भी बनवाया, ठीक। क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं साथ ही साथ समझते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि जहाँपनाह का शाही निवास किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगर आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए हैं और कृषि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। सबसे ज़्यादा इसने जो दिलचस्पी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो दिखाया है वो कृषि में दिखाया है, खेती में दिखाया है, ठीक है। उसने धर्म और दर्शन में गहराई से पढ़ा गया और वह आलोचनात्मक और खुले दिमाग का था, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान रखता हो, एकदम खुले दिमाग का था। दर्शन, खगोल विज्ञान, तर्क और गणित में उसकी गहरी रुचि थी। उन्होंने केवल मुस्लिम मनुष्यों के साथ ही नहीं, मनुष्यों यहाँ पर होगा मनुष्यों नहीं, उसने केवल मुस्लिम मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि जूना प्रभा सूरी जैसे हिंदू योगियों और जैन संतों के साथ बातचीत की है, ठीक है। चलिए
अब इसने क्या क्या चीज़ें, इसने किस किस चीज़ों की स्थापना की, क्या क्या चीज़ें कराई, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोआब में कराधान, दोआब का मतलब होता है जब दो नदी का आपस में मिलान होता है तो उसे हम कहते हैं दोआब। याद रखिएगा, दो नदी के मिलान को हम दोआब कहते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो नदियों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो दो नदियों के मेल को हम दोआब कहते हैं। कई बार एक बार ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दोआब किसे कहा जाता है या दोआब किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो नदियों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो सुल्तान ने गंगा और जमुना के बीच दोआब में एक गलत सलाह वाला वित्तीय प्रयोग किया। उन्होंने न केवल कराधार की दर को बढ़ाया बल्कि उसे पुनर्जीवित किया और कुछ अतिरिक्त अबवाब या उपकर भी लगाए। यद्यपि अलाउद्दीन के समय में राज्य का हिस्सा आधा रह गया था, लेकिन यह मनमाने ढंग से तय किया गया था, न कि वास्तविक उपज के आधार पर तय किया गया था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, राजधानी का परिवर्तन किया 1327 ईस्वी में। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिर को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, उसको पा सके। देवगिर की दौलताबाद नाम दिया गया था। जो देवगिर था उसको बाद में दौलताब नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, दौलताबाद, ठीक है। देवगिरी का दूसरा नाम क्या था, दौलताबाद, ठीक है। हालांकि कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक ने बड़े पैमाने का दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसने जल्द ही पाया कि जैसे वह दक्षिण भारत की दिल्ली से नियंत्रित कर सकता था, वह दौलताबाद से उत्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है। अब उसने टोकन मुद्रा किसने चलाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोकन मुद्रा का निर्माण किसने किया, तो टोकन मुद्रा का निर्माण हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने कांसे के सिक्के बनाने का फैसला किया। इन्होंने सोचा कांसे के सिक्के बनाए जाएंगे जिनका चांदी के सिक्कों के समान मूल्य था, यानी जो चांदी के सिक्के थे उसी के समान कांसे के सिक्के का मूल्य था, यानी दोनों का जो रेट था वो बराबर था। तो मोहम्मद तुगलक सफल हो सकता था यदि वह नए सिक्कों को बनाने से लोगों को रोक सकता था। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ और इसलिए नए सिक्कों को बाजारों में बहुत अधिक अवमूल्यन हुआ, ठीक है। बहुत अधिक इसका क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता है, ये राजधानी का स्थानांतरण है, ठीक है। दौलताबाद से राजधानी का स्थानांतरण है। फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट है कि सोने और चांदी के सिक्कों को बदलने के लिए तांबे के टोकन मुद्रा को लाया गया। यानी सोने और चांदी का जो सिक्का था उसको बदलने के लिए जो तांबे के टोकन का मुद्रों को लाया गया, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, कुराजल। ये कुराजल क्या है, कुराजल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में आधुनिक कुल्लू के रूप में पहचान देने में असफल अभियान है। ये कुराजल क्षेत्र जो है, ये जिसे आधुनिक समय में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू के रूप में जाना जाता है, तक राज्य विस्तार का व्यापक यहाँ पर प्रसार है, ठीक है। आगे इसने क्या किया, इसने खुरासान और इराक पर विजय पाने की निरर्थक योजना बनाई, ठीक है। और दीवाने कोही का निर्माण इसने किया, ठीक है। इसने क्या किया, पहला पॉइंट ये है, इसने क्या किया था, इसने टोकन बनाया था। जो किसका बनाया था, इसने टोकन जो बनाया था वो मुद्रा के लिए टोकन बनाए रखा हुआ था। तांबे के सिक्कों का इसने निर्माण किया था, क्योंकि चांदी और तांबे के सिक्के का जो रेट था वो एक जैसा था। इसने नदियों का निर्माण किया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने खुरासान और इराक पर विजय पाने की निरर्थक योजना बनाई। और इसने क्या किया, इसने दीवाने कोही का निर्माण किया है। इसने दीनार, यानी जिसे हम एक सोने का सिक्का जो होता है, पहले उसको दीनार बोला जाता था, एक सोने के सिक्के को दीनार बोला जाता था और एक चांदी के सिक्के को अदल बोला जाता था। तो बहुत पूछा जाता है दीनार किसे कहते हैं, तो एक सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता है और एक चांदी के सिक्के को अदल कहा जाता है। तो इसने एक दीनार और अदल की स्वतंत्रता दी, ठीक है। फिर इसने जहांपनाह शहर की स्थापना की। अभी मैंने आपको बताया था कि इसने जहांपनाह शहर की स्थापना की थी। फिर इसने चीनी शासक तोगन तिमुर के एक दूत का आगमन किया 1341 ईस्वी में। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता, मोरक्को से कौन आया था, इब्ने बतूता, आपने पढ़ा है ना उसकी पोएम इब्ने बतूता पहन के जूता निकल चले तूफान में, है ना। तो इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। उसने इनके शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया। भारत का दौरा किसने किया, चीनी शासक तोगन तिमुर ने किया और इसके साथ साथ मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता ने इसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, ठीक है। चलिए
अब इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो फिरोज शाह तुगलक था कौन, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, वो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। ये जो वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक जो है क्या था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, यानी कि गयासुद्दीन के भाई का बेटा था कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक। उसकी मृत्यु के बाद रईसों और अदालत के धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगला सुल्तान चुना। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और गयासुद्दीन के भाई का बेटा था, उसकी तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद रईसों और अदालत के धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगला सुल्तान चुना। ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई को चुना। इसने क्या क्या किया, इसने दीवाने खैरात यानी गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए विभाग और दीवाने बुंदगान यानी गुलामों का विभाग की स्थापना की। यानी दीवाने खैरात और दीवानिल बुंदगान की इसने क्या की, स्थापना की। ठीक है, दीवाने खैरात का मतलब होता है गरीबों को देना, या फिर जो बेसहारा लोग होते हैं, ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको आप अगर अपने धन में से थोड़ी सी राशि दे देते हो या फिर कुछ भी दान करते हो तो वो होता है दीवाने खैरात। दीवानिल बुंदगान का मतलब होता है गुलामों का एक विभाग बनाया जाता है, जिसे दीवाने गुलामों का विभाग बनाया जाता है, उसे हम दीवाने बुंदगान कहते हैं। ठीक है, इसकी इन्होंने स्थापना की। इसके बाद इकतारी व्यवस्था को वंशानुगत बनाना। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने निम्नलिखित स्थान से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। यानी कई सारे स्थान से सिंचाई से नहरों का निर्माण किसने कराया था, नहरों का निर्माण जो है हमारे किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसने क्या किया, इसने यमुना से हिसार शहर तक और सतलज से गंगर तक इसने क्या किया, विस्तार किया, उसका निर्माण किया। गंगर से फिरोजाबाद तक इसने अपने शासन को चलाया, वहाँ पर विस्तार किया। हरियाणा में मांडवी और सिरमौर हिल से लेकर हांसी तक। फिर इसने क्या किया, इसने 4 नए शहर बनाए, जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना इसने की। ठीक है, इसके साथ साथ इसने कुतुब मीनार के 2 मंजिल का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, यानी कुतुब मीनार की जो 2 मंजिला थी उसका इसने फिर से निर्माण किया, जो 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। ठीक है, मालवा, गुजरात और शर्की यानी जिसे आप जौनपुर के नाम से जानते हैं, ये राज्य सल्तनत से अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद तैमूर वंश क्या हुआ, तैमूर वंश आया। तो 1398 से 99 ईस्वी में तैमूर जो तुर्की था, इसने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने बेरहमी से दिल्ली को लूट लिया। किसने, तैमूर ने। ठीक है, तैमूर जो था उसके वंश ने, तैमूर वंश जो था उसकी जो प्रजा थी, उसके जो शासन था, उसमें उसकी जो सेना थी, उसने दिल्ली को बेरहमी से लूट लिया था। तैमूर मध्य एशिया में लौट आया, जिसने पंजाब पर शासन करने के लिए एक नामांकित व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसने तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से जब तैमूर वंश आया तो उसने पूरी तरीके से तुगलक वंश को समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, लूट फाट मचा दी। ठीक है, तो ये था हमारा तुगलक वंश। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी खिजली वंश को हरा करके। ठीक है, फिर उसके बाद उनका बेटा आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद उनके भाई का बेटा यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई आया गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर भारत में आया और उसने तहस नहस कर दिया तुगलक वंश को, और तुगलक वंश का शासनकाल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर निर्माण हुआ, अब मुझे यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लिख लोगे कि यहाँ पर नदियों का निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण किया गया, स्कूलों का निर्माण किया गया। ठीक है, और यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया गया, यहाँ पर
कई सारे सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो कृषि से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए यहाँ पर कृषि पर ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही, समुद्री व्यापार यहाँ पर बहुत अच्छे रहे, शहरी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से आप सिर्फ सुन लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की ज़रूरत होगी। भाई आप डिक्टो तो लिख नहीं पाओगे ना कि आप जैसे मैंने लिखा सेम वैसे ही लिखो। तो आप ये सारी चीज़ें सिर्फ सुन लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चंस आता है और आपको मान लो रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है, तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप कहते ना कि बना कर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बातों को बना डालें, ठीक है। वही लिखें जो वहाँ पर जो भी इस चीज़ में बताई गई है, कौन कौन आया है, किसने किसने शासन चलाया, यही चीज़ें आप बना कर लिखोगे कि नहरों की व्यवस्था की गई, नहरों की स्थापना हुई, नदियों की स्थापना हुई, ठीक है। सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के और क्या है, कांसे के सिक्के का जो वो था, मूल्य था वो समान था, इसलिए कांसे के सिक्के भी लाए गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टोकन का आविष्कार किया गया, टोकन चलाया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से जब बना के इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं से कोई नंबर नहीं कट होता है, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अगर आप इसी से रिलेटेड लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप अपनी मनगढ़ंत कहानी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो बनाकर लिखने का मतलब यही है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाओ, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको बना कर लिख लीजिए, अच्छे से अच्छे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी को लिखा जाता है जब आपको डिक्टो यानी सेम टू सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर इसके शासनकाल में एक चीनी शासक आया था और एक मोरक्को से आया था। मोरक्को से हमारे इब्न बतूता आए थे, और चीनी शासक जो था वो तोगन तिमुर था, जो हमारे एक प्रकार का दूत था, और ये हमारे भारत में आया था, ठीक है। इसने उस समय भारत का दौरा किया था, इन दो लोगों ने, ठीक है। कब? जब हमारा तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और प्यार से कमेंट्स करिए कि वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वंश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।